नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफिल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। आजकल मैं आपको सुना रहा हूँ कुर्रतुल ऐन हैदर साहिबा का नावल सीताहरण। आज इसकी 5वीं किस्त सुनिए। 5वीं किस्त। यहाँ से किस्तें ज़रा तवील सी हो गई हैं और नावल चूँकि लंबा है, इसलिए मैं हर किस्त पूरी आपको सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुनिए, सीताहरण की 5वीं किस्त। उस रात वो चांदपुर हाउस के डिनर से जल्द वापस चला गया। घर पहुंचा तो देर तक नींद नहीं आई। सुनसान कमरा उसे काटने को दौड़ रहा था। आखिर झुंझलाकर उसने उस्मान को फोन किया। मैं आजम की स्टैग पार्टी में जा रहा हूं, तुम भी जिमखाना आ जाओ। उस्मान ने जवाब दिया, मैं अब मजीद किसी पार्टी में नहीं जा सकता। यार तुम आ तो जाओ, एक कोने में बैठकर तुम्हारी सीता ही की बातें करेंगे। आओ, हुस्ने यार की बातें करें। अच्छा, मैं पहुंचता हूं। वो अपने फ्लैट से उतरकर टहलता हुआ जिमखाना पहुंचा। उस्मान अभी नहीं आया था। वो बरामदे में बहुत दूर जाकर एक कोने में बैठ गया। सीता 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 जमील बड़ी जबरदस्त फ्लर्ट मालूम होती है। वो चौंक पड़ा। पाम के गमलों के उधर जोरों शोर से गुफ्तगू हो रही थी। शायद वही स्टैग पार्टी जारी थी जिसके लिए उस्मान ने उसे मदऊ किया था। वो आंखें बंद किए सुना किया। ऐसी वैसी खालिस मैन ईटर ऑफ कुमायूं मालूम होती है, और ऊपर से बनती प्रोग्रेसिव है। सुर्खों के यहाँ तो इखलाक का तस्वुर बहुत बुलंद है। अच्छा, रूसी तो इस सिलसिले में अच्छे खासे विक्टोरियन हैं। बकवास। इनमें सब चीज़ें मुश्तरक होती हैं। शायद आपको मालूम नहीं कि रूसियों को पानी के ग्लास की थ्योरी रोकिए भी ज़माना हो गया। आपको इन खातून मोहतरम ने ब्रेन वॉश कर दिया है। अजी वो बेचारी क्या ब्रेन वॉश करेंगी, मगर आप हजरात उन लोगों में से हैं जिनके कुलूब पर अल्लाह मियाँ ने मोहर लगा दी है। सच है, जहालत में बड़ी बरकत है। मेरी समझ में नहीं आता कि एक इंसान की निजी ज़िंदगी को उसके सियासी अकायद की कसौटी पर क्यों कसा जाए। अफसोस के महज उस लड़की से मिलकर जो इतनी कंफ्यूज है, आप सारी इस्तेमाली लड़कियों पर हुक्म लगा रहे हैं। बदकिस्मती से यहाँ आई भी कौन? सीता जमील। इंडिया से यहाँ सिर्फ B क्लास फिल्में मंगवाने की इजाज़त है, और सीता जैसी फोनी लड़कियाँ। खैर, गाय को दूसरे के खेत की घास हमेशा ज़्यादा हरी नज़र आती है। बोलती बहुत है। कल रहमान के वहाँ खाने पर घंटा भर सबसे चौमुखी लड़ा की। सुना है नाचती खूब है, कथाकली। भाई, औरतें कथाकली नहीं नाचती। चलिए खैर, मैं कोई भांड तो हूँ नहीं जो मुझे नाच की अक़साम मालूम हो। बहुत अच्छी लड़की है भाई, पर ज़रा पीती ज़्यादा है।
बकौल शख्स से मछली की तरह पीती है। यही तो उसकी एक अदा हमें पसंद आई। वाह, जाने आलम वाजिद अली शाह आप ही तो हैं। हमने सुना है कि उसने अपने मियाँ को छोड़ दिया है। अच्छा, तो मौका है, किस्मत आजमाई जाए। ओहो, उधर इरफान साहब छुपे बैठे हैं। अरे भाई इरफान, क्या ख्याल है? तुम रोशनी डालो इस मामले पर। इरफान साहब से बात करना बेकार है, वली अल्लाह आदमी है। वो खामोशी से वहां से उठकर चला आया। दूसरी सुबह सीता उसे चांदपुर हाउस के फाटक पर मिल गई। रात अब खाने के बाद इतनी जल्दी चले गए? यहाँ खूब गाना वाना होता रहा। उसने कहा, अच्छा, मैंने आपको काफ़ी रात गए फ़ोन भी किया था। नौकर ने बताया कि आप जिमखाना चले गए। अच्छा, क्यों? आपको क्या हो रहा है? उसने ज़रा सहम कर पूछा। सीता, जी, लोग तुम्हारे लिए तरह तरह की बातें करते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्या दिल्ली में भी लोग इसी किस्म की बातें तुम्हारे लिए करते हैं? ज़रूर करते होंगे, मुझे पता नहीं, परवाह भी नहीं। वो यकलख्त झुंझला गई। वो बरामदे की सीढ़ियों तक पहुंच चुके थे। अंदर चलने का असबाब बन चुका है। आपका इंतज़ार किया जा रहा है, उसने सर्द महरी से जवाब दिया। अंदर बाकायदा रोना पीटा मचा हुआ था। कराची के रिश्तेदार बीवियां शादी में आई हुई हिंदुस्तानी बीवियों से गले मिल मिलकर ज़ारो कतार रोने में मसरूफ़ थीं। बिल्किस सूं करती फिर रही थी। मर्द लोग भी नाक सिनक सिनक कर आंसू पोंछ रहे थे। मछली खाला लिपट लिपट कर सबकी बलाएं ले रही थी। इरफान ने गैलरी के दरवाजे में खड़े होकर यह मंजर देखा और उसे बेख्तियार हंसी आ गई। सारे हिंदुस्तानी रिश्तेदार हवाई जहाज से वापस जा रहे थे। सिर्फ बिल्किस और सीता नादिर और इरफान के साथ लाहौर जाने वाली थीं। कराची से भी 2-3 कज़िन लाहौर तक हमरा जा रहे थे। सारी पार्टी बाहर आकर मोटरों में लदी। सीता बिल्किस के साथ नादिर की कार में बैठ गई। इरफान ने दूसरे अजीज़ों को अपनी कार में भरा। इमाम जामिन की जामिनी के गुल में मोटरें 42nd स्ट्रीट के टेढ़े मेढ़े रास्ते से निकलकर ड्रग रोड पर आईं और ठट के लिए रवाना हो गई। नगर ठट। नादिर ने शाहजहां की मस्जिद के सामने कार रोकते हुए कहा। जब वो भरी दोपहर में जामा मस्जिद का चक्कर लगाकर बनियों की गली में से गुजर रहे थे, उस वक्त उन उजाड़ मकानों में जो सरकंडे और मिट्टी से बनाए गए थे, हवा यकलख्त बहुत तेज़ी से सनसनाने लगी और ऐसा मालूम हुआ जैसे ये जगह दुनिया की सारी परेशान हाल आवारा गरीबुल वतन रूहों का लर्जा खेज मस्कन है। सीता खामोशी से पीछे पीछे बिल्किस के हमराह चली आ रही थी। कुछ देर बाद इरफान उसके साथ साथ चलने लगा। आपको मालूम है इसका नाम ठट क्यों है? उसने गॉगल्स उतारते हुए इरफान से पूछा। नहीं, मुगल गवर्नर के ज़माने में ये शहर इतना बारौनक और इतना आबाद था कि यहाँ पूरी एशिया से आए हुए लोगों के ठट लगे रहते थे।
जब वो कारों में सवार होने लगे तो बिल्किस ने उसे चुपके से कहा, तुम इरफान की कार में बैठ जाओ, मैं ज़रा नसीम बाजी वगैरह से गप्पे हाँकना चाहती हूँ। लेकिन मैं उनकी कार में जाकर बैठी तो इरफान और मैं दोनों खामखा कोफ्त महसूस करेंगे, खुसूसन नसीम बाजी वगैरह के सामने। मैं उन सबको नादिर की कार में बुलवाए लेती हूँ। चुनांचे ठट से रवाना होते वक्त सीता को इरफान की कार में बैठना पड़ा। तो तीनों रिश्तेदार नादिर और बिल्किस वाली कार में मुंतकिल कर दिए गए। अब ये लोग सहरा में से गुजर रहे थे। सीता ने इरफान से पूछा, आपने उस रोज मुझसे सवाल किया था कि मुझे कराची कैसा लगा। यही सवाल मैं आपसे कहती हूँ, मेरा सिंध आपको कैसा लगता है? वो उस पर नजर डालकर चुप रहा। अब मुझे ये सोच सोचकर परेशानी हो रही है कि डैडी मुझसे हमारे सवालों के नाक में दम कर देंगे। तुमने फलां जगह देखी, फलां गांव से गुजरी, मम्मी ने इतना कहा था कि अपनी कोठी देख कर आऊं, किस हाल में है, मैंने वो भी नहीं देखी। तुम्हारे डैडी कराची में क्या काम करते थे? डॉक्टर थे। राम बाग में उनका क्लिनिक था। राम बाग कराची में आपने नहीं देखा? अरे अरे हाँ हाँ हाँ, उसे अब आराम बाग कहते हैं। सामने से ऊंटों का काफिला जा रहा था। एक बकरी सड़क पार करते हुए कार की जद में आ गई तो उसे जोर से ब्रेक लगाई। धचके की वजह से सीता तकरीबन इरफान के ऊपर जा गिरी। सॉरी, सीता ने घबरा कर कहा, कसूर मेरा था, बकरी का नहीं। अब तुम्हारे डैडी दिल्ली में प्रैक्टिस करते होंगे। इरफान ने भी अपनी घबराहट में सिलसिले गुफ्तगू वहीं से जोड़ना चाहा। जी नहीं, वो कई साल से बीमार है, इसलिए कुछ नहीं करते। मेरा छोटा भाई भिलाई की स्टील मिल में इंजीनियर हो गया, उसी बेचारे की वजह से गुजर होती है। वो सामने देखिए, हम लोग हैदराबाद जाते हुए अक्सर उस दरख्त के नीचे कार रोकते थे। यहीं पर एक बार मेरी टांग में बड़ी चोट आ गई थी। वो चुपचाप कार चलाता रहा। क्या आपको इसका एहसास नहीं कि ये मेरा देश है, मेरे खेत, मेरे गांव, मेरे पीरों के मज़ार? उसने फिक्रमंदी से पूछा। मुझे मालूम नहीं था कि तुम इस कदर सेंटिमेंटल हो, इरफान ने कहा। जब कभी आप दिल्ली आइए तो रास्ते में जमुना के पुल पर से गुजरते हुए मैं देखूंगी कि आप सेंटिमेंटल होते हैं या नहीं। मैं यादों का रोग नहीं पालता। अच्छा हुआ कि मुझे आपने ये बात बता दी। दूसरी बात ये है कि मैं दिल्ली आने ही क्यों लगा, क्योंकि वहाँ आपकी ससुराल जो बनने वाली है, लाहौर वाला कुव्वत। फिर तुमने मैके ससुराल का वजीफा शुरू कर दिया। औरतों वाली फटीचर बातें। उसने कार की रफ्तार तेज कर दी। वो बराबर नादिर की कार के आगे आगे जा रहा था और ये ख्याल रखता था कि उसके पीछे ना होने पाए, ताकि वो दोनों पिछली वाली मोटर में बैठे हुए लोगों की नज़रों के सामने रहें। किस कदर मोहतात आदमी है वाकई, सीता ने सोचा। कुछ देर खामोशी रही। धूल उड़ाती हुई एक ट्रक करीब से निकल गई। अब वो एक कदीम कब्रिस्तान के बराबर से गुजर रहे थे। सारा सिंध कब्रों का मुल्क है।
इरफान ने चंद लम्हों के बाद इजहार ख्याल किया, आपको पता है कि कितना पुराना मुल्क है? वो शायद उसकी मालूमात में इजाफा करने पर तुली बैठी थी। वाकई बहुत बक्की लड़की है। ये कुछ देर चुपकी क्यों नहीं रह सकती? मगर शायद इंसान अपनी घबराहट छुपाने के लिए मुतवातिर बातें किया जाता है। थर्ड डिग्री का एक तरीका यह भी है, इरफान ने सोचा। नहीं, उसने बाआवाज़ बुलंद कहा, मैं तारीख में हमेशा कमज़ोर रहा हूँ। मम्मी बताया करती थी कि पुराणों में लिखा है कि राजकुमार सुबी की औलाद बलूचिस्तान में फैली और अयोध्या के रामचंद्र के भाई भरत सिंधु देश की राजगद्दी पर बैठे। वो बड़े यकीन से कहती हैं कि महाभारत के बाद काली युग शुरू हो गया। इसी वजह से उसके बाद पुराणों में सिंध का जिक्र नहीं मिलता। अच्छा, और बताओ, मजाक मत उड़ाइए। अरे नहीं नहीं, बताओ भाई, मैं बहुत दिलचस्पी से सुन रहा हूँ। यूनानी इस मुल्क को इंडोसेथिया कहते थे क्योंकि जुनूबी सिंध के लोग आर्यन नहीं बल्कि सेथियन थे। अच्छा, अब मुझे इन दोनों नस्लों का फ़र्क नहीं मालूम भाई। मैं बहुत जाहिल आदमी हूँ। मगर तुम बोले जाओ, तुम्हारी आवाज़ सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुड गॉड। अब वो हैदराबाद के करीब पहुंच रहे थे। वेस्ट एशिया से आए यही सेथियन लोग काठियावाड़ और राजस्थान तक फैल गए, जो बाद में अब राजपूत कहलाते हैं। अच्छा, प्राचीन ज़माने में मीरपुर खास में ब्रह्मा की बड़ी सुंदर मूर्ति का मंदिर था और मुल्तान में सूर्य का मंदिर था। सहवान में पुराने आर्यों ने शिव के मंदिर बनाए थे। तुम कभी मंदिर गई हो? हाँ, बचपन में बहुत गई हूँ। टंडो आदम में अनगिनत शिवालय थे, इसलिए ये सिंध का काशी कहलाता है। हेमकोट में महादेव का मंदिर था। मैं अपनी मासी के साथ एक बार गई थी और क्लिफ्टन रोड पर जो मंदिर था वहाँ मैं शिवरात्रि के रोज़ मम्मी के साथ जाया करती थी। मेरी दादी काली की बहुत पूजा करती थी। हमारे यहाँ काली का एक रूप थरमाई कहलाता है, यानी थर रेगिस्तान की देवी। फिर वो चुप हो गई। कुछ देर बाद उसने खुद ही बात शुरू की। मम्मी बड़ी राम भगत है। कराची में थी तो बड़ी तमन्ना थी कि तीर्थ राम के लिए अयोध्या जाएं। जब मैंने जमील से शादी कर ली तो उनको बताया कि जमील का गांव तुलसीपुर अयोध्या से सिर्फ 4-5 मील दूर है। कितनी अजीब बात है ना? कोई ख़ास अजीब बात नहीं। तुम ज़िंदगी के हर मामूली से मामूली वाक़े को भी हद से ज़्यादा ड्रामेटिक बना देती हो। ओके, आप मुझे बिल्कुल मूर्ख समझते हैं। हमारे यहाँ सिंधी में कहावत है कि औरत की अकल उसकी एड़ी में होती है और सूरज डूबने के बाद वहाँ से भी गायब हो जाती है। आपका भी शायद यही ख्याल है, मगर मैं तो 7 बेला भी जाऊंगी। ज़रूर जाना भाई। तुम जज्बाती सफ़र पर निकली हो, अब क्या किया जा सकता है? शट अप। हेलो, ज़रा मेरा अदब करो। लाइक हेल।
एक बार बताओ जी, तुम हिंदू लोग पीपल की शाख काटने पर इतना हल्ला क्यों करते हो? हरदोई में जब भी ताजिया पीपल में अटका और हुआ सरपुटौल, पीपल में महादेव जी जो रहते हैं, ओ आई सी, वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। फिर कुछ देर बाद उसने कहा, पीपल की भी हमारी जिंदगियों में अजीब व गरीब अहमियत थी। अम्मा कहती थी कि पीपल में चुड़ैलें रहती हैं, पीपल के नीचे शहीद मर्द के मज़ार होते थे। हरदोई में मेरे घर के सामने पीपल का जो दरख्त था, अम्मा कभी हम बच्चों को दोनों वक्त मिलते उसके नीचे नहीं जाने देती थी कि साया ना हो जाए, और रोज़ शहीद मर्द के मज़ार पर चिराग जलवाती थी। उसकी आवाज़ जज्बाती हो गई। अब सेंटिमेंटल कौन हो रहा है? सीता ने कहा, शट अप। दूर से हैदराबाद के बादगीर नजर आने लगे। अब सूं सूं करके रोना शुरू कर देना। लो रुमाल। इरफान ने जेब में हाथ डालकर रुमाल निकाला। वो हंस पड़ी। सर्किट हाउस की सड़क पर कार मोड़ते हुए उसने सीता से कहा, तुम मुझे सिंध का किस्सा सुना रही थी, वो पूरा कर दो। सेठियन लोग आए, फिर क्या हुआ? वो हाथ पर हाथ रखकर संजीदगी से बैठ गई, गोया यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में मौजूद हो। फिर यहाँ बुद्ध मत खूब फैला और यहाँ सरस्वत ब्राह्मण रहते थे और राजपूत और जाट। अरवर शहर के बासी मुसलमानों के हमले के वक्त पंजाब भाग गए। मेरी मम्मी लाहौर की अरवरा हैं। सिंधी लोग मुसलमान होने के बाद भी अपने पुराने मज़हब की इज्जत करते रहे। बेशुमार दरगाहें बन गईं। उन सब पीरों का एक एक नाम हिंदू था और एक एक मोहम्मदन। अच्छा, वाकई? हाँ। राजा भरतरी लाल शहबाज बने, पीर पट्टू पीर सुल्तान, जिंदा पीर ख्वाजा खिजर, औदेरुलाल शेख ताहिर बन गए। लालू जसराज मंगू पीर बने। मंगू पीर? अरे वही कराची वाले मंगू पीर। जी हाँ भाई, कमाल है। कभी आप मेरे डैडी से मिलिए तो आपको ये सब किस्से सुनाएंगे। उनको सिंध की हिस्ट्री बहुत मालूम है। अब भी अक्सर बैठे छछनामा पढ़ा करते हैं। और बताओ? बस जैसे हिंदुओं के यहाँ हर चीज़ के लिए एक ना एक देवी देवता ईजाद कर लिया जाता है, उसी तरह मुसलमानों के यहाँ हर चीज़ के लिए अलग अलग पीर बन गए। रागों के पीर, मिट्टी के बर्तनों के पीर, पिंगोड़े के पीर। सारा सिंध पीरों का देश बन गया। सांपों के मंत्र जानने वाले जोगी सब मुसलमान होते थे, मगर शिव के फिरके से ताल्लुक़ रखते थे और गोरखनाथ को मानते थे। उसके साथ ही साथ रमज़ान का महीना हिंदुओं के लिए पवित्र बन गया और वो ताजियों के सामने नज़र व नियाज चढ़ाने लगे। आपकी तरफ भी यही सब होता था? हाँ। मज़हब ने वाकई हम लोगों के लिए पहले सैकड़ों बरस तक
ज़बरदस्त अफीम का काम किया है, और उसके बाद गोले बारूद का। अब तुम अपनी तकरीर मत शुरू करो, मुझे सख्त भूख लग रही है। सर्किट हाउस पहुंचते ही खाने का इंतज़ाम करो। आपको समझाना बिल्कुल बेकार है, रिएक्शनरी। रात को खाने के बाद नादिर ने सीता को सिगरेट जला कर दिया, और वो और बिल्किस दूसरे लोगों से बातें करते हुए ड्राइंग रूम में चले गए। वो मेज़ पर बैठी गुलदान में से एक फूल निकालकर उसकी पंखड़ियां अलग अलग कर रही थी। इरफान सामने की कुर्सी पर नीम दराज उसे सिगरेट के कश लगाते देख रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि तुम सिगरेट भी पीती हो। इस भी का क्या मतलब? कुछ नहीं। तुम इस वक्त ज़रूरत से ज़्यादा उदास हो। तुमने यहाँ का बाग देखा, कितना खूबसूरत है। जी, आज चांदनी रात है, इसलिए और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जी। ड्राइंग रूम में से कहकाहों की आवाज़ें आ रही थीं। इरफान की समझ में ना आया कि उसे किस तरह खुश करे। नफ्सियात की किताबों में लिखा है कि अगर इंसान की उलझनें दूर करना हो तो उससे उसकी बचपन की बातें करो। मुझे अपने बचपन के मुतालिक बताओ। उसने बड़े माहिर फ़न की तरह कहा। आप तो इस तरह पूछ रहे हैं जैसे यंग की रूह आप ही में हुलूल कर गई है। हा हा हा। और फिर अपनी खोखली हंसी हंसा। फिर आप अपने बचपन के मुतालिक बताएंगे? माफ़ कीजिए, ये बड़ी पिटी पिटाई तकनीक और घिसी घिसाई सिचुएशन है। लाहौर वाला कुव्वत, तुम तो कोई बात करने ही नहीं देती। तुम्हें बैरिस्टर होना चाहिए था। जमील ने भी उसे अपने बचपन के मुतालिक बताया था। उसने बड़ी जज्बाती आवाज़ में कहा था, हमारा घर घाघरा से ज़रा दूर पर है। हमारी अम्मा खाना बहुत उम्दा पकाती हैं। मेरी छोटी बहन का नाम कैसर है, बड़ी सख्त चुड़ैल है। अब वो बड़े भैया के साथ पाकिस्तान चली गई है। एक दफ़ा मैंने उसे कोठे पर ले जाकर बंद कर दिया और नीचे से कुंडी चढ़ा दी। फिर मेरी खूब ठुकाई हुई। मेरी 2 खालाएं हैं। फरखंदा बाजी छोटी खाला ही की लड़की तो हैं। फरखंदा बजिया बहुत देशभगत और बड़ी ग्रेट आदमी हैं। बिल्कुल देवी हैं। माफ़ कीजिएगा, बिल्कुल देवी हैं एकदम। तुम उनसे दिल्ली में कभी मिलने नहीं गई। मैं चाहता हूं कि तुम भी उनकी ऐसी बन जाओ। उनकी छोटी बहन का नाम बिल्किस है। मैं और बिल्किस तुलसीपुर में बड़े अब्बा की बगिया में जाकर खूब अमरूद चुराते थे, और जब कैसर की बच्ची जाकर चुगली लगाती तो फजूल। मगर दफतन उसने महसूस किया कि उसके तल्ख लहजे ने इरफान को रंजीदा कर दिया है। उसने इरफान के खुलूस का जवाब बदतमीजी से दिया था, और वो उसे नाराज़ करना नहीं चाहती थी। वो तो जमील को भी नाराज़ करना नहीं चाहती थी। फिर ये क्या हुआ? मैं इसी हैदराबाद में पैदा हुई थी। उसने ज़रा एहसास जुर्म के साथ कहना शुरू किया, और पलकें उठाकर उसे देखा, वो सुन रहा है कि नहीं। हम 4 बहन भाई थे, हम 4। फिर उसकी आवाज़ हलक में अटक गई। दरअसल इरफान ने उसे कहा, मैं तकसीम से पहले कभी सिंध नहीं आया, इसीलिए इस तरह कुरेद कर तुमसे सवालात कर रहा हूँ। मुझे कुछ मालूम नहीं कि मुत्तहदा हिंदुस्तान में
लाहौर, पेशावर, कराची और हैदराबाद, सिंध कैसी जगहें थीं और उनके बाशिंदे। इन जगहों में से एक की बाशिंदी तो मैं खुद आपके सामने मौजूद हूँ। बाशिंदी पर वो बेख्तियार हंस पड़ा। वल्लाह खूब शय हैं आप भी। फिर उसने कहा, दरअसल सीता तुम मुझे बेहद गैर जज्बाती समझती हो, मगर जिला वतनी का मसला मुझे भी बहुत परेशान करता है। मगरबी बर्लिन में, हांगकांग में, हर जगह मैंने पनाह गज़ीनों को देखा है। अमेरिकन शहरों में मशरक़ी यूरोप से भागे हुए लोगों से मिला हूँ। जॉर्डन में फ़िलिस्तीनी मुहाजिरों की हालत देखी है। और जो मैं बात बात पर तुमसे उलझता हूँ और तुम्हारी हर बात मजाक में टालना चाहता हूँ, उसकी वजह यह है कि हम एक ऐसे दौर में ज़िंदा हैं जिसमें 40 करोड़ इंसानों की नफ्सियात यकसर बदल गई है। उनके ख़यालात, नज़रिए, जज्बात, रद्द-ए-अमल, मेरे और तुम्हारे दरमियान अब कोई कदर मुश्तरक बाकी नहीं। मुझे कुछ मालूम नहीं कि तुम लोग क्या सोचते हो, क्या पढ़ते हो, क्या करते हो। जब बिल्किस अपनी थिएट्रिकल मसरूफियात का जिक्र करती है, मुझे लगता है किसी दूसरे कुर्रे की बातें सुन रहा हूँ। छोड़ो, हमने फिर पॉलिटिक्स शुरू कर दी, जिससे मुझे नफरत है। आप मेरे बचपन के मुतालिक पूछ रहे थे। हाँ, हम 4 बहन भाई थे। उसने फरमाबरदारी से फिर बच्चों की तरह गोया सबक सुनाना शुरू किया। पहले हम यहीं हैदराबाद में रहा करते थे। हीराबाद में हमारा मकान था जो हमारे दादा ने बनवाया था। फिर हमारे डैडी ने कराची में प्रैक्टिस शुरू कर दी और वहाँ कोठी भी बनवा ली। मैं ग्रामर स्कूल और उसके बाद सेंट जोसेफ्स कॉलेज में पढ़ती रही। हमारा बहुत बड़ा ख़ानदान था। रिश्ते के चाचे और मामे और मासियाँ, उनमें से कुछ आमल कॉलोनी में रहते थे और कुछ लाड़काना और हैदराबाद में। मेरा भाई सिर्फ एक है और 2 बहनें हैं। ये तीनों पार्टीशन के समय काफ़ी छोटे छोटे से थे। फिर उसकी आवाज़ उदास होती चली गई। जब पार्टीशन हुआ तो हम लोग जहाज़ पर बैठकर काठियावाड़ के एक पोर्ट पर जा उतरे। अगस्त के बाद अगले 3 महीनों में लाखों शरणार्थी हवाई जहाज़, रेल और समुंदर के ज़रिए यहाँ से गए। उस ज़माने में ट्रेन चलती थी। जी हाँ, स्पेशल रेफ्यूजी ट्रेन चलाई गई थी जो मीरपुर ख़ास से मारवाड़ जंक्शन तक जाती थी। वहाँ ट्रांजिट कैंप कायम कर दिए गए। जो लोग यहाँ से गए वो ज़्यादातर शहरी पेशावर थे। ज़मीनों पर बसाना उन्हें बहुत मुश्किल था। ये सब के सब बम्बई प्रेसिडेंसी, मध्य प्रदेश और राजस्थान के रेफ्यूजी कैंपों में भेज दिए गए। मेरे रिश्तेदार भी अहमदाबाद, जोधपुर, विंध्य प्रदेश, जाने कहाँ कहाँ बिखर गए। बहुत से सिंधी शरणार्थी भोपाल भेज दिए गए। तुम लोग कहाँ रहे? हम पहले गांधीधाम में रहे, फिर उल्लासनगर में। ये सिंधियों के लिए नए सेटलमेंट बसाए गए थे।
गांधी धामी में डैडी बहुत सख्त बीमार पड़ गए। सारे सिंधी शरणार्थियों की तरह उनको भी 2 साल तक माली इमदाद दी जाती रही। 1950 के शुरू में ये इमदाद बंद हो गई। कुछ कैंपों में बीमारों और बूढ़ों को रखा गया। डैडी भी चंद रोज के लिए वहां भेज दिए गए। उसके बाद हम दिल्ली आ गए। उस वक्त तक सब शरणार्थी कारोबार की तलाश में सारे हिंदुस्तान में फैल चुके थे। उसने एक लंबा सांस लिया। ड्राइंग रूम में अब रमी शुरू हो गई थी। इरफान ने सिगरेट जलाया, लेकिन उसे पेश नहीं किया। अब हम वो लोग हैं जिनका कोई देश अपना नहीं। पंजाबियों को कम से कम मशरकी पंजाब तो मिल गया। तुम्हारे डैडी अब कुछ नहीं करते? नहीं, मैंने बताया तो, वो मुस्तकिल बीमार रहते हैं। हम आमल लोग ज़्यादातर डॉक्टर, वकील, प्रोफेसर, इसी तरह के लोग थे। जैसे आपके यहाँ कायस्थ होते हैं ना यूपी में, उसी तरह की ये कास्ट थी। कलमोड़ा और तालपुर अमीरों की हुकूमत में यही लोग सारा एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, इसलिए आमिल कहलाने लगे। तुम लोग क्या हो, ब्राह्मण? नहीं भाई, आमिल खत्री होते हैं। मगर इस हिजरत की वजह से सारे तबके उलट पलट हो गए। आमिलों और ब्राह्मणों को भी वहाँ फुटपाथ पर दुकानें खोलना पड़ी। पुरानी रीत रस्में, पीर फकीर, दरगाहें, मंदिर सब यहीं रह गए। यहाँ का असल मज़हब सूफीज़म था। उस सूफीज़म के असर से हम लोग कट्टर किस्म के मज़हब परस्त कभी नहीं रहे। चंद मिनट तक वो मेज़ की चादर पर कांटे से लकीर खींचती रही। तुम सिंधी पढ़ लेती हो? अरे बिल्कुल। आप क्या समझते हैं मैं इतनी मेम साहब हूँ कि अपनी ज़बान नहीं जानती? आपने तो यहाँ सिंधी ज़रूर सीख ली होगी। नहीं, इरफान ने ज़रा झिझक कर जवाब दिया। फिर पूछा, तुम्हारा मजमून डॉक्टरेट के लिए क्या था? यही 1947 के बाद हिंदुस्तान का समाजी इनकलाब। आपके यहाँ भी इस सब्जेक्ट पर बहुत काम हो रहा होगा। मुझे कुछ किताबों के नाम बताइएगा। मेरा मौजू पंजाब के शरणार्थी था। अब 12:30 बज रहे हैं। सीता, जाकर सो रहो। बहुत अच्छा। वो उसी फर्माबरदारी से उठी और उसे शब्ब खैर कहकर अपने कमरे की तरफ चली गई। सुबह को वो नाश्ते के बाद बरामदे में खड़ी थी। इतने में सर्किट हाउस का माली फूलों की डाली लेकर आया। इरफान उसके करीब ही खड़ा था। बेगम साहब के लिए फूल लाया हूं साहब, माली ने कहा। अच्छा, दे दो बेगम साहब को। वो तेजी से अंदर चली गई। मोटरों में सवार होते वक्त इरफान ने उसे कहा, कल तुमने बेहद मेरा दिमाग चाटा है। आज जरा मैं आराम करना चाहता हूं, इसलिए तुम नादिर के साथ जाओ। जिस वक्त वो लोग खैरपुर से गुजर रहे थे, सीता ने दफतन कहा, मैं पीर अल्लाह बख्श जमाली से मिलना चाहती हूं। सबने उसको सवालिया नजरों से देखा। उसने बैग से नोटबुक निकालकर अता पता बताया। डैडी के दोस्त थे। डैडी ने कहा था और किसी से नहीं तो कम से कम उनसे जरूर मिल लेना। बहुत देर तक वो पीर अल्लाह बख्श जमाली की कोठी ढूंढते फिरे। चलो सर्किट हाउस पहुंचकर वहां से मालूम करवा लेंगे, बिल्किस ने तजवीज़ किया।
स्टेट गेस्ट हाउस जाते हुए उन्हें पीर साहब की कोठी नजर आ गई। शाम की चाय के बाद दफतन अंधेरा हो गया। मैं भूल गया था कि जाड़ों के ज़माने में सूरज जल्दी डूब जाता है। नादिर ने कहा, चलिए अब आपको आपके पीर साहब के यहाँ छोड़ आए। इरफान भाई, आप भाभी जान को ले जाइए, हम सबकी पूरी बारात जाने की क्या ज़रूरत। अब तुम फिर मेरे सर पर सवार हो गई। इरफान ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए उससे कहा, मेरा ख्याल था कि अब छुटकारा मिल गया। पीर साहब की कोठी की बरसाती में पहुंचकर उसने सीता से कहा, तुम अंदर हो आओ, मैं घंटे भर बाद आकर ले जाऊंगा। वाह, आप क्यों नहीं साथ चलते? मुझे सिंधियों से मिलते हुए ज़रा घबराहट होती है। इरफान ने झेपते हुए कहा, अच्छा जी, भाई तुम ही बतलाओ, वो होंगे पुरानी किस्म के, असली दे वड्डे वडेरे, न मैं उनकी समझूंगा ना वो मेरी। और ये तो बड़ी गज़ब की बात होगी कि बाहर से आकर तुम्हें उनके जज्बात की तर्जुमानी करना पड़े। सीता कार में बैठे बैठे बाग के घने दरख्तों को देखती रही। मैं बचपन में डैडी के साथ यहाँ आया करती थी। डैडी पीर साहब के फैमिली डॉक्टर थे। हमारे दादा हैदराबाद के मशहूर वकील थे। हरबख्श मीर चंदानी का नाम आपने अब भी सुना होगा। उससे यह नाम कभी नहीं सुना था, लिहाजा सिगरेट जलाकर खामोश रहा। दादाजी पीर साहब के कानूनी मुशीर थे। दूसरे वडेरों की तरह पीर साहब भी मुस्तकिल मुकदमे लड़ा करते थे। इरफान ने हॉर्न बजाया, मगर चारों तरफ सन्नाटा था। सीता ने फिर बात शुरू की, आपको मालूम है? नहीं मालूम। इरफान ने तबस्सुम के साथ उसकी बात काटी। आपको मालूम है, अंग्रेज़ों के ज़माने में हिंदुओं ने खूब तरक्की कर ली और हिंदू महाजनों के पास मुसलमान तकरीबन गिरवी हो गए। सिंधी मुसलमानों की कोई मिडिल क्लास नहीं बनी और ये वडेरे लोग इसी तरह अपनी फ्यूडलिज्म में किला बंद बैठे रहे और शायद अब भी इसी तरह बैठे हैं। सारे हिंदुस्तान के हिंदू मुसलमानों की यही एक सी कहानी थी। शायद इसी वजह से पाकिस्तान बना। इरफान ने जवाब दिया, बचपन में मैं पीर साहब की बीवियों के जेवर और लिबास देख देख कर मशहूर हुआ करती थी। ये लोग किस कदर बैकवर्ड और कितने दौलतमंद हैं, इसका आपको अंदाज़ा ही नहीं हो सकता। एक मुछैल सिंधी मुलाजिम बड़े घेर की स्याह शलवार में मलबूस अंदर से निकला। उसने हाथ जोड़कर नौ वालिदों को सलाम किया और ड्राइंग रूम में ले गया। सीता फौरन अंदर जनान खाने में चली गई। इरफान एक सोफे पर बैठ गया। कमरा बेशकीमत फर्नीचर से अटाटूट भरा हुआ था। फर्श पर आला तरीन कालीन बिछे थे। दबीज रेशम के पर्दों पर सुनहरी डोरियां बंधी थीं। कुछ देर बाद घनी दाढ़ी और गिलाफी आंखों वाले पीर अल्लाह बख्श जमाली अंदर से तशरीफ़ लाए। झुककर दोनों हाथों से इरफान से मुसाफा किया और खामोशी से सोफे पर बैठ गए। इतने में ठोस चांदी के टी सेट में चाय आ गई और उन्होंने इधर उधर की चंद बातों के बाद मुल्की सियासत की बुलअजबियों पर गुफ्तगू शुरू की। ये सर फिरोज़ खान नून की वजारत का ज़माना था और मुल्क में शदीद अफरा तफरी मची हुई थी। फिर वो उठकर अंदर आ गए और सीता को वापस साथ लेकर माफ़ कीजिएगा फिर वो उठकर अंदर गए और सीता को साथ लेकर वापस लौटे और बड़े रेशमी रुमाल से आंसू पोंछ पोंछ कर सीता के सर पर हाथ फेरा किए।
जब सीता पीर साहब से सिंधी में बातें कर रही थी, उस वक्त इरफान को शिद्दत से महसूस हुआ कि वो इस जगह पर कितना अजनबी है। मुछैल मुलाजिम ने बड़ा सा अटैची केस, माफ कीजिए, मुछैल मुलाजिम ने बड़ा सा अटैची केस के मुछैल मुलाजिम ने बड़ा सा अटैची केस कार में रखा। कार स्टार्ट करने के बाद इरफान ने मजाकन पूछा, बहुत ज़बरदस्त तोहफे मार रही? मैंने देखे नहीं। उन्होंने डैडी, मम्मी और मेरे लिए अलग अलग जाने क्या क्या चीज़ें दी हैं। बहुत कीमती सामान ही होगा। ये लोग बेहद जज्बाती और बेहद दयालु हैं। तुम जज्बात की इतनी कदर करती हो और ऊपर से बनती हो इतनी मंतकी फ्रॉड। हम यहाँ पे ये सिलसिला ख़त्म करते हैं क्योंकि वैसे ही काफ़ी तवील हो गया है। इसकी अगली किस्त मैं आपको कल सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।